तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और हम लोग अपना करंट अफेयर तो चालू था ही, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा चल रहा था प्यारे बच्चों वो एनसीईआरटी जियोग्राफी का चल रहा था। तो जियोग्राफी में हम लोग नदी के कार्य देख रहे थे। नदी के कार्य में हम लोगों ने जो है आपको इसमें एक चाप झील होता था जिसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, वहां तक हमने आपको क्लियर कर दिया था। यानी कि वर्क ऑफ रिवर की जब बात करेंगे नदी के कार, तो वहां पे जो चाप झील बनती है, चाप झील हमने बताया था कि ये आपकी, मान लीजिए प्यारे बच्चों क्या है, ये आपकी नदी है। नदी में हमने बोला था कि ये जो आपका नदी है जब बहते बहते ये कटाव करती है, इस तरह से कट जाती है और कटते कटते इस तरह से एक चाप बन जाता है, चापनुमा। तो नदी जो है अपना जो रास्ता था वो पहले ऐसे बहता था, अपना रास्ता बदल दी, ऐसे बहने लगी। धीरे धीरे करके नदी अपना रास्ता बदलती जाती है, थोड़ा सा इसे बेंड हो जाती है। तो ये जो लेक होता है इसे बोलते हैं चाप लेक। ये मतलब थोड़ा सा दूर हट जाती है, यानी कि नदी से दूर होती चली जाती है। ये दूर नहीं भागता है, नदी दूर भागती है, ठीक है ना। नदी इससे कटती चली जाती है और एक समय आता है कि ये अकेला ही बच जाता है और इसमें पानी रह जाता है, तो इसे ही बोलते हैं झील। और ये कौन सी झील होती है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं चाप झील। क्या बोलते हैं? चाप झील। अंग्रेजी में हमने इसको बोला था ऑक्सबो लेक। क्या बोला था? ऑक्सबो लेक बोला था। तो यहाँ पे जब हम ऑक्सबो लेक की बात करेंगे तो ऑक्सबो लेक जो होता है यहीं तक हमने आपको क्लियर किया था, ठीक है ना। आज उसी के आगे हम चलते हैं, उस पर जो डिस्कस करना होगा, थोड़ी सी बात रह गई थी, उसको खत्म करके फिर अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पर चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा उसी के आगे का टॉपिक है। जरा देखिए, जब नदी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये घूमती हुई कहाँ पे जाती है, हमने बोला देखिए मिनांडरिंग शेप, विसर्पाकार इस तरह से मिनांडर शेप करती है। कहाँ पर? हमने बोला था यह आपका मैदानों में करती है। कहाँ पे करती है? मैदानों के इलाकों में करती है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि जब मैदानों में नदी ना आपका पूरी तरह से मैदानों में खूब बाढ़ आ जाता है, जब नदी पूरी उफान पर होती है, तो कभी कभी ये नदी का पानी जो है अपने जो स्थान है, इस स्थान से जो ये बह रहा है, इस स्थान से बहते हुए ये अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। कहां पर? सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। अगर प्यारे बच्चों ये बताइए, नदी अपना स्थान छोड़कर, इतना ज्यादा उसमें पानी आ गया है कि वो अपना स्थान छोड़कर जो नदी के आसपास का जो सीमावर्ती क्षेत्र, नदी के ये आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में मतलब जो नेबरिंग एरिया है, किसके नेबरिंग एरिया? रिवर के। तो यहाँ पे जो रिवर है, रिवर का जो नेबरिंग एरिया है, उस एरिया में क्या हो जाता है? नदी का जल पहुंच जाता है। नदी का जल क्या हो जाता है? नदी का जल जब पहुंच जाता है प्यारे बच्चों, तब क्या होता है? तब जो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में, नेबरिंग एरिया में, नदी के नेबरिंग एरिया में, रिवर के नेबरिंग एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि वहां पर इधर साइड में बस्तियां होंगी, कुछ शहर होंगे, कुछ गांव होंगी, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इन लोगों के सामने दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी? कि उनके घरों में पानी घुसना शुरू हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, जब नदी का जल पहुंच जाता है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या होता है? क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर प्यारे बच्चों बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा बताइए? अगर बाढ़ आ जाएगा तो फिर वहां पर जो लोग हैं, रहने वाले लोग प्रभावित होंगे कि नहीं? तो एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। लिख लीजिए, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे। लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे। दूसरी बात क्या है? जब नदी अपने साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसी ना, अपना पानी कहां लेकर गई, अपना जल कहां लेकर गई? सीमावर्ती क्षेत्रों में, नेबरिंग एरिया में लेकर गई। तो अपने साथ वो कुछ महीन मिट्टी या अन्य प्रकार के पदार्थों को लेकर आती है। तो ये जो है सीमावर्ती जब क्षेत्रों में बाढ़ लाएगी तो अपने साथ दो चीजें लाती है। पहली चीज हमने कहा कि महीन मिट्टी लाती है। क्या? महीन मिट्टी
या फिर अन्य प्रकार के और भी पदार्थ होते हैं, अन्य प्रकार के पदार्थों को लाती है। तो जब ये लाएगी ना तो उस सीमावर्ती क्षेत्र में, मान लीजिए हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्या है, क्षेत्र है। यहाँ पर ये आपका नदी बह रहा है, देखिए इस तरह से मीनांडरिंग शेप में विसर्पाकार में बह रहा है। तो जब नदी इस तरह से बह रहा था ना, तो नदी अपना स्थान छोड़कर इधर भी बहने लगी, इधर भी इस तरह से बहने लगी और इधर भी बहने लगी। तो ये इसके सीमावर्ती क्षेत्र है, ये इधर साइड के ये जो क्षेत्र है ये सीमावर्ती क्षेत्र है। तो इस सीमावर्ती क्षेत्र में नदी के साथ क्या आएगा, महीन मिट्टी आएगी, महीन मिट्टी या अन्य प्रकार के जब पदार्थ आएंगे तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि फर्टाइल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो महीन मिट्टी वाला क्षेत्र है उपजाऊ क्षेत्र तो करेगा ही करेगा और स्थलों का निर्माण भी करता। मान लीजिए सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत बड़ा गड्ढा है या किसी अन्य प्रकार की ऊंची पहाड़ियां, कुछ भी पठार है, तो वो क्या करेगा, जो गाद लाकर यहाँ पे जमा करेगा ना, तो ये एकदम प्लेन मैदान बना देगा। तो यहाँ पे स्थलाकृति का निर्माण भी होता है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, लिख लीजिए, स्थलाकृति का निर्माण भी करती है, स्थलाकृति का निर्माण होता है, होगा कि नहीं होगा, निर्माण करती है। अब आप लोग समझ लीजिए स्थलाकृति का मतलब लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म बनेगा, वहां पे फॉर्म्स लैंड फॉर्म होगा। कैसे बनेगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इस तरह से बहुत बड़ा एक गड्ढा है, ठीक है ना। नदी आ रही है, नदी आ रही है, तो नदी इस तरह से बहती हुई चली गई, इधर भी बहती हुई चली गई। तो यहाँ पर वो जो मिट्टी आएगी, मिट्टी यहाँ पर जमा होती जाएगी, क्योंकि गड्ढा है ना, तो जमा होती जाएगी। तो ये आपका गड्ढा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो यहाँ पर एक मैदान टाइप का एक प्लेन समतल भाग बन गया कि नहीं। तो स्थलाकृति का निर्माण हुआ कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि स्थलाकृति का निर्माण होता है। अच्छा, अगर स्थलाकृति का प्यारे बच्चों निर्माण होगा तो क्या और होगा, समतल उपजाऊ क्षेत्र भी बनेगा। हमने आपको बताया था कि लिख लीजिए, समतल उपजाऊ बाढ़ क्षेत्र मैदान का भी निर्माण होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि दूसरा पॉइंट क्या होगा कि समतल उपजाऊ बाढ़कृत क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा, बाढ़कृत मैदान का निर्माण, बाढ़कृत मैदान का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये भी बात समझ में आया। क्यों समतल है, समतल इसलिए हमने कहा कि फ्लैट है, और उसके बाद उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होगा, फ्लैट फर्टाइल, और फ्लूड यहाँ पे मैदान है तो इसको क्या बोलेंगे, एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा आपका, फ्लैट, फ्लैट मतलब समतल, और उसके बाद फर्टाइल, फर्टाइल, ठीक है ना, फर्टाइल, फ्लूड, फ्लूड एरिया, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र का निर्माण होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है इतना। अब इतनी चीज, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, क्या कि जब नदी बहती रहती थी तो नदी की जो आपका मीनांडरिंग शेप होता था वो उससे कट जाती थी, जिसे आपको क्या बोलते थे, चाप झील बोलते थे। आगे जब नदी उसे बहती हुई जाती है, जब कभी नदी अपने उफान पर आ जाती है तो अपनी क्षेत्रों को छोड़कर सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, अपने आसपास के जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और उसके कारण फिर वो वहां पर इससे क्या होगा, हमने कहा स्थलाकृति का निर्माण होगा। कैसे होगा अभी बताया। फिर हमने बताया कि वहां पर आपका समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का भी निर्माण होता। तो ये इतनी चीज अगर समझ में आ गया होगा तो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सारी पॉइंट को एक एक करके हम आपको डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक चीज, कोई भी ऐसा चीज होगा नहीं कि जो छूटेगा, ठीक है ना। अब आगे बात बताएं, जरा देखिए हम डायग्राम अगर बनाते हैं, जरा देखिए ये डायग्राम है आपका, ये आपका नदी है, इस तरह से आपका नदी बनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो यह किनारे क्षेत्र आपका एनसीईआरटी में इस तरह से आपका बना हुआ है डायग्राम, ठीक है ना। तो जो यह क्षेत्र है इसे तटबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तटबंध, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, तटबंध, या अंग्रेजी में ये।
तो इस तटबंध का मतलब क्या हुआ बच्चों, नदी का ऐसा, नदी के किनारे ऐसा क्षेत्र जो बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं। आपने नदी देखा है ना, नदी के किनारे साइड में देखते हैं बहुत ऊंचे उठे हुए मिट्टी के भाग होते हैं, या चट्टानों के या सैलों के या रॉक्स के जो भाग होते हैं, उसी ऊंचे उठे हुए भाग को ही क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो लिखना जो होगा, नदी के उत्थित तटों को तटबंध बोलते हैं। तो लिख लीजिए, नदी के उत्थित तटों को क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं, तटबंध कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तटबंध का मतलब हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। ठीक है ना, उत्थित तट का मतलब क्या हुआ, रेस्ड एरिया, यानी कि जो आपका उठा हुआ भाग है। ये बात समझ में आया, किसका रेस्ड एरिया, नदी की। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेस्ड एरिया ऑफ रिवर। ठीक है ना, रेस्ड एरिया ऑफ रिवर इज कॉल्ड क्या, आपका तटबंध या लीफ। ये बात क्लियर हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। अब आगे आगे आ गया, देखिए आगे क्या बात करते हैं। जब ये तटबंध का ही बात क्लियर हो गया, तो अब आगे क्या बोलेंगे। देखिए ये इधर का ये इतना जो क्षेत्र है आपके, उसमें ये फ्लूड एरिया है। फ्लूड एरिया का मतलब बाढ़ क्षेत्र। यहाँ पर अंग्रेजी में अगर हिंदी में लिखना होगा तो ये आपका बाढ़ क्षेत्र होगा। क्यों बाढ़ क्षेत्र, कभी कभी नदी का जब पानी ज्यादा हो जाता है ना, तो इधर साइड में ऐसे ऐसे बहने लगता है, इधर साइड में, तो ये इतना क्षेत्र जो है ये आपका बाढ़ क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ पर पानी नहीं जा पाती है उस पर, इसीलिए उत्थित भाग बोला है, उत्थित क्षेत्र। उत्थित मतलब उठा हुआ भाग। ठीक ना, रेस्ड बैंक, यानी कि यहाँ पर आप इसको रेस्ड बैंक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेस्ड बैंक, यानी कि नदी का वह किनारा, उठा हुआ किनारा। बैंक माने किनारा। ठीक है ना, तो रेस्ड बैंक ऑफ रिवर, यहाँ पे लिख सकते हैं रेस्ड बैंक ऑफ रिवर। ठीक है ना, रिवर ये क्या होता है, आपका तटबंध होता है। तटबंध का इंग्लिश आपको क्लियर ही हो गया। तो हमने तटबंध की भी बात कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम लोग अच्छे समझते जाते हैं। अब नदी के बारे में क्या है, नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश किया तो ऐसे ऐसे मुड़ी मिनांडरिंग शेप में, उसके बाद किया कभी बाढ़ आ जाती है तो वो अपने नेबरिंग एरिया, सीमावर्ती भागों में चली जाती है, वहां पे नुकसान भी करती है, फर्टाइल मिट्टी भी लाती है और स्थलाकृति लैंड फॉर्म का निर्माण करती है, ये भी करती है। फिर हमने बोला कि नदी के किनारे का जो उठे हुए भाग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तटबंध या लीफ बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। जब नदी आगे इस तरह से बहते हुई जाती है ना, तो नदी को एक प्लेन मिलता है। प्लेन मतलब यह मैदान, ये किस तरह का मैदान है प्यारे बच्चों, समतल मैदान है। कैसा मैदान मिलता है इसको, समतल मैदान। इस तरह से एक समतल मैदान। मान लीजिए अब नदी यहाँ पर इंटर की, तो नदी जब यहाँ पर इंटर करेगी ना, तो यहाँ पर नदी अब जो है घूम नहीं पाएगी। क्यों, नदी ढाल पर ही तो बहती है ना। आप लोग पानी डालकर देखना, एक समतल स्थान पर जो एकदम फ्लैट होगा, उस समतल स्थान पे अगर पानी डालेंगे तो वो पानी नहीं बह पाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसको ढाल देंगे तुरंत पानी बहेगा। यानी कि जब समतल भाग पर, समतल मैदान पर नदी आती है तो क्या होता है, नदी अपना बहाव बहुत कम कर देती है। तो यानी कि नदी का बहाव कैसा हो जाता है, नदी का जो बहाव होता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कम मतलब धीमी गति हो जाती है। गति कैसी हो जाती है, धीमी गति हो जाती है। तो ये भी क्लियर आपको दिमाग में याद रखना है कि उसकी गति धीमी हो जाती है। क्यों धीमी गति हो जाती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि मैदान कैसा है, समतल मैदान है। तो देखिए अगर धीमी हो जाएगी तो अब नदी अपनी कई शाखाओं में इधर बैठ गई। अगर नदी इधर अब कई शाखाओं में बढ़ गई, बीच में यह आपका जमीन है, फिर नदी इधर इस शाखा में बढ़ गई, ठीक है ना, फिर यहाँ पर फिर बीच में जमीन है। तो ऐसे करके ये शाखाओं में आगे बढ़ती चली जाती है इस तरह से, और यहाँ पर बीच में जमीन होता हुआ चला जाता है। यानी कि अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि जब समतल मैदान आ जाता है तो नदी की जो बहाव होता है कम हो जाती है, गति भी धीमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अब नदी के कई क्या निकल जाते, कई शाखाएं निकल जाती हैं। तो नदी की क्या हो जाती है, कई शाखाएं निकल जाती है, कई शाखाएं निकल जाती हैं, निकल
जाती हैं। और इन्हीं शाखाओं को प्यारे बच्चों कहते हैं वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका कहते हैं। वितरिका का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो लिख लीजिए, क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक ना, वितरिका, ठीक है ना। तो इसके जो कई शाखाएं होती हैं, जो धाराएं होती हैं, वो धाराएं कौन कौन कई शाखाओं में बंटती है प्यारे बच्चों? बताओ। नदी की शाखाएं कई भागों में कौन बांटती है? जो धाराएं है ना, जो धाराएं बहती है नदी की, नदी जो बह रही है उसकी जो धाराएं हैं कई शाखाओं में बंट जाती है। धाराओं का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम। जो नदी की स्ट्रीम है वो कई शाखाओं में, मेनी ब्रांचेज में, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसी को हम लोग वितरिका कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, जरा आगे देखिए। हम हर एक चीज को जो आपकी एनसीईआरटी में सारी चीज को हम इधर क्लियर करते हुए चल रहे हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसे छोड़ेंगे। अब अगर वो कई शाखाओं में बट गई है, नदी की धारा कई शाखाओं में बट गई है, तो अब नदी बहाव कम कर रहा है ना, तो अपने साथ जो अवसाद, जो सेडिमेंट या जो गाद लेकर आ रहा है, छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल लेकर जा रहा है। तो ये मान लीजिए नदी है। अब नदी की एक धारा इधर चली गई, एक धारा आपकी इधर चली गई, और ऐसे नदी होती हुई एक धारा इधर है, एक धारा इधर है। तो ये नदी का मुहाना है। क्या है? मुहाना। यही मुहानों पे लाकर खूब सारे सेडिमेंट, खूब सारे क्या? सेडिमेंट, यानी कि सेडिमेंट को बोलते हैं अवसाद। अवसाद क्या होता है? सेडिमेंट क्या होता है? वो जो महीन महीन जो मिट्टी के कण या अन्य प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो नदी बहाकर लाती है, उसे ही सेडिमेंट कहते हैं। वो अवसाद लाकर यही मुहाने पर क्या करती है प्यारे बच्चों? यहीं पर लाकर डिपोजिट करती है। क्या करती है? यहीं पे डिपोजिट करती है। डिपोजिट का मतलब क्या होता है? निक्षेपित करती है। क्या करती है? निक्षेपित करती है। और जब ये निक्षेपित करती है तो सभी मुहानों के जो गाद होते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं, सभी मुहानों के सेडिमेंट जो होते हैं, इसी सेडिमेंट के पूरे रूप को क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि डेल्टा क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि नदी के सभी मुहानों पे लाए गए जो अवसाद होते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं, उन्हीं सेडिमेंट अवसादों का समग्र रूप ही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। तो नदी के कार्य प्यारे बच्चों यहीं पे पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया, समाप्त कर दिया। मुझे लगता है कि अब जो नदी का कार्य है वहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग अच्छी तरह से बता देंगे। क्लियर है ना? नदी क्या करता था? हमने बताया था अपक्षय करता था, यानी कि वेदरिंग करता था, इरोजन अपर्दन करता था, बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाता था। फिर नदी जो ऊपर से गिरती थी घाटी से, एकदम खड़ी घाटी में, वहां से आपका वाटरफॉल बनाता था, जलप्रपात बनाता था, ठीक है ना। फिर आगे जब नदी जाती थी तो विसर्पाकार एरिया में, यानी कि मिनांडरिंग शेप में चलती थी, वहां पर आपका क्या बनाता था? ऑक्सबो लेक बनता था, वहां पे कट जाती थी झील, यानी कि वो कौन सी झील? चाप झील, जिसे ऑक्सबो लेक बनता था। आगे चलकर फिर वो नदी क्या कहलाता था? जब बाढ़ आ जाती थी तो सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस जाती थी। जब वो प्यारे बच्चों सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसती थी तो सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाती थी, और जब वहां पे बाढ़ लाती थी तो क्या करेगा? बाढ़ लाने के बाद वहां पर अपनी जो महीन मिट्टी होती है, महीन प्रकार की मिट्टी या अन्य प्रकार के पदार्थ हैं, उन पदार्थों से स्थलाकृति का निर्माण करता था। जब स्थलाकृति का निर्माण होगा तो उस क्षेत्र में, वो बाढ़कृत जो क्षेत्र है, वो समतल फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी का बाढ़कृत क्षेत्र बनाता था। इसी क्षेत्र को पूरी तरह से हम लोगों ने अच्छे समझा। फिर आगे हमने बोला कि जो नदी के किनारे के उठे हुए भाग रहते हैं, यानी कि उत्थित भाग, यानी कि आपके रेज्ड बैंक जो होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तटबंध लीव्स बोलते हैं। आगे जब हम उसमें बढ़े तो उसमें आगे हमने क्या बताया कि जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है? क्योंकि एक समतल प्लेन होता है, उस समतल प्लेन पे नदी का बहाव बहुत धीमी हो जाती है। द स्पीड किसका? स्पीड ऑफ रिवर इज वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया है, ठीक है ना, एकदम समतल मैदान है। तो वहां पे जो नदी का जो रिवर है, नदी है, उसकी जो जल है, वाटर, मेन
मेनी ब्रांचेज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम आर डिवाइडेड मेनी ब्रांचेज, और जब बहुत सारे ब्रांचेज में वो डिवाइड हो जाती है तो जो उसके अवसाद हैं, अवसाद का मतलब सेडिमेंट जो है, उस लाई हुई मिट्टी के बहाव, जो महीन महीन मिट्टी है वो लाकर वही मुहानों के पास क्या हो जाते हैं, सभी जमा कर देते हैं। और जमा करने के बाद प्यारे बच्चों, जो सभी मुहानों का इकट्ठा सेडिमेंट होता है, अवसाद होता है, जो डिपोजिट किया जाता है, उसी इकट्ठे समग्र भाग को क्या बोल देते हैं, डेल्टा। आई थिंक ये सारी बात हमने आपको जो बेहतरीन तरीके से समझाना चाहा वो चीज समझ गए हैं। तो देख लीजिए, थोड़ा सा एक और चीज हम बताना चाह रहे हैं, देखिए जरा, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे पढ़ाने का मतलब है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए सोच रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जो चीज हमने पढ़ाया है उसी में थोड़ा सा हम आपको मैप के जरिए ही कुछ चीजों को बता देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर रहेगा तो आपका पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है ना। और ये जो हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है, आपका वर्ड मैप है। वर्ड मैप में हमें जो दिखाना है आपको बनाकर, वो चीज हम मेन बना रहे हैं, आगे हम कुछ नहीं बनाएंगे। देखिए जितना आपका बुक में दिया है सिर्फ उसी से संबंधित हम आगे बनाएंगे। और यहाँ पर ये इंडिया हुआ और ये आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि आपके जब वाटरफॉल था ना, जलप्रपात जब बता रहे थे, तो आपके साइड में एनसीईआरटी में 3 जगहों की बात किया है। एक अफ्रीका महाद्वीप की बात किया है, अफ्रीका महाद्वीप की। दूसरा आपका ये बात किया है कौन सा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात किया है। और आपका एक बात किया है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात की है। तो यहाँ पे 3 वाटर लैंड फॉर्म की बात की है। जब उत्तर अमेरिका की बात करेंगे तो ये आपका ऊपर का कनाडा का हिस्सा हो गया, ये आपका यूएसए हो गया, ये क्या हो गया, यूएसए, ये आपका क्या है, कनाडा। तो यूएसए और कनाडा का जो ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर, इसी बॉर्डर पर इसी जगह पर एक वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल है, यानी कि एक जलप्रपात है। वाटरफॉल का मतलब क्या कहते हैं हम, जलप्रपात। इस जलप्रपात का क्या नाम था प्यारे बच्चों, एंजल जलप्रपात। क्या नाम था, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात था, ठीक है ना। यानी कि एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा की ये जो बॉर्डर है, ये जो सीमा है, इसी बॉर्डर के इधर है। इसके ऊपर एक लेक है ओंटारियो लेक, इसके नीचे एक लेक है मिशिगन लेक। लेकिन आपके बुक में नहीं दिया तो इसके चर्चा रहने दीजिए। लेकिन ये आपके बुक में दिया है कि एंजल जलप्रपात कहाँ है, तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर, बॉर्डर पर इधर है, पूरब साइड में। देखिए ये ईस्ट है, ईस्ट, और ये वेस्ट है, तो पूरब साइड में ये है, ठीक है ना। और यही दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है अगर पूछा जाएगा तो। दक्षिण अमेरिका में यह जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों, यह क्षेत्र, यह है आपका वेनेजुएला। क्या है, वेनेजुएला। और इसी वेनेजुएला पर भी एक वाटरफॉल है, एक जलप्रपात है। और इस जलप्रपात के बारे में आपसे बताया गया। बताइए कौन सा जलप्रपात है, अगर आप लोग जानते हो तो बताएं। कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक। और आपका एक साउथ अफ्रीका में यहाँ पर है जाम्बिया, और यहीं पर है जिम्बाब्वे। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है जाम्बिया। क्या है, जाम्बिया। और यह जो है इसे बोलते हैं जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की ये जो सीमा है ना, इसी सीमा पर, इस जगह पर, इसी जगह पर आपका एक जलप्रपात है विक्टोरिया। क्या नाम है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। तो आपका बुक में तो लिखा है, तो हमने मैप बनाकर आपको दिखा दिया, वर्ल्ड का जो मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में हमने पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपको दिखा दिया कि ये कहाँ पर है, किस जगह लोकेटेड है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। हमें तो बताना था अभी जो आपका तरंग है, यानी कि वेव के जो वर्क है, यानी वर्क ऑफ वेव की भी बात हम सोचे थे आज ही कर लेंगे, यानी कि तरंग के जो कार्य हैं। लेकिन अब लग रहा है कि
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज की जो अपनी लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो आप लोग छोटे छोटे सेगमेंट में यदि आप इसे पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको बहुत ही मजा भी आएगा। तो इसीलिए आप लोग ज्यादा उत्साहित होकर इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगला वीडियो बहुत जल्दी कल अगला वीडियो फिर आ जाएगा आप लोगों के समक्ष। तो धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकदम इकट्ठे नहीं। हमें पढ़ाने का क्या, हम तो एक दिन में एक लेक्चर पूरा ही समाप्त कर देते, लेकिन उसमें टाइम लगता, 2-3 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम लगता, आप लोग देखने से उबने लगते हैं। इसीलिए हम छोटा छोटा सेगमेंट बनाकर आपके समक्ष वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं हम कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके द्वारा जितना भी चीज हम पढ़ाई में लाएंगे, सभी चीज एनसीईआरटी के धीरे धीरे हम सभी चीजों को कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम भूगोल को कवर कर रहे हैं, आगे इतिहास को नहीं करेंगे, सब चीजों को हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप अपना चैनल मानकर चलिए, ये बंद नहीं होने वाला है, ये चलेगा। तो बस इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाएं, बस आपसे यही निवेदन है। पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। लॉकडाउन है, आप ये ऑनलाइन पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहें। कीप वॉचिंग।